अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका एनीमिया। एनीमिया बेसिकली आपकी आरबीसीज और एचबी की डेफिशिएंसी को बोलते हैं। जब आपकी एचबी का लेवल या आपके हीमोग्लोबिन का आपके हीमोग्लोबिन का लेवल या आपकी आरबीसीज का लेवल डिक्रीज कर जाता है इनसाइड योर बॉडी, तो आपके पास सर्टेन सिम्टम्स अपीयर होते हैं और अब बॉडी आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सक रही होती, और उस कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं एनीमिया। अच्छा, इसमें जो जर्नलाइज कुछ सिम्टम्स होते हैं उन्हें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते ही होते हैं हर टाइप ऑफ एनीमिया में। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले आपकी आईज जो होती हैं येलो, उनकी येलोविश वो येलोविश होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपका स्किन कलर पेल हो जाता है, कोल्ड सा हो जाता है, ये येलो कलर का हो जाता है। रिस्पायरेशन का देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपका कॉमन है। मस्कुलर देखें तो मस्कुलर वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। इंटेस्टाइन में आपका जो कलर है, स्टूल का कलर, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे देखें तो आपको फटीग फील होगी, आपको डिजीनेस होगी, आप फेंट फेंट फील करेंगे। ब्लड वेसल्स में देखें तो आपका ब्लड प्रेशर लो रहना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट की बात करें तो आपकी पेल्पिटेशन होगी, रैपिड हार्ट रेट हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, इवन हार्ट अटैक भी हो सकता है। और स्प्लीन की बात करें तो उसमें आपकी क्या होगी, स्प्लीन इनलार्जमेंट हो सकती है। अब ये जितने हमने अभी यहाँ पर सिम्टम्स देखे हैं, ये कैसे लिंक्ड करते हैं? देखिए, बेसिकली हमने पहले भी आरबीसीएस के फंक्शन में भी देखा कि उनका मेन रोल जो है वो है ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो ही आपका वो जो साइकिल्स हमने पढ़े थे, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो आपका ग्लाइकोलिसिस था, क्रेब्स साइकिल था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, जिसे इन शॉर्ट हम सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, जो कि एटीपी जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रन होगी। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वो साइकिल जो है बेसिकली क्या होती है, वो इंटरप्टेड हो जाती है। अब एक तो ये आ गए, दूसरे नंबर पे जब आपके पास इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, एक तरफ इनकी डेफिशिएंसी हो गई और इनका ब्रेकडाउन ज्यादा शुरू हो गया, तो ब्रेकडाउन ज्यादा शुरू होगा तो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाएगी। ब्रेकडाउन जब उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर आपकी स्किन भी येलो होना शुरू हो जाएगी, आपकी आईज भी येलो होना शुरू हो जाएंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आपकी जो ब्रेन है उससे लग रहा होता है कि हम अगर रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज कर दें, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर दें, तो आपकी हम ऑक्सीजन के डिमांड को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो वजह होती है वो ये होती है कि आपकी जो आरबीसीज हैं वो ही पूरे नहीं है। यानी कि आप बेशक जितना जल्दी सांस लें, आपकी जब बाइंडिंग एजेंट ही नहीं है जो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, तो फिर आपका इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपके जो है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाता है। देन आपका आता है मस्कुलर वीकनेस। तो मस्कुलर वीकनेस क्यों होगी? क्योंकि बेसिकली आपके ऑक्सीजन मसल्स को भी ट्रांसपोर्ट, मसल्स में जो मसल्स को भी ट्रांसपोर्ट के ऑक्सीजन कौन करता है? इसी के थ्रू किया जाता है, आपके हीमोग्लोबिन वगैरह के थ्रू। तो बेसिकली उनकी वर्किंग जब प्रॉपर नहीं होगी तो फिर उनकी वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वही ऑक्सीजन सप्लाई से लिंक्ड है। फिर ब्लड वेसल्स में देखें, जो आरबीसी है वो सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करे बल्कि उसकी विस्कोसिटी वगैरह को भी मेंटेन करें, तो फिर इसकी डेफिशिएंसी फर्दर लीड कर जाती है, आपकी ब्लड प्रेशर भी लो रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका नेचर चेंज हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। देन आपके हार्ट को भी डेफिनेटली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर हार्ट मसल्स को ही प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही तो उसके जो सेल्स हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब आपकी सेल डेथ हो जाती है तो फिर आपको एंजाइना और हार्ट अटैक भी हो सकता है। अच्छा, अब हमने देखनी है कि जो आपकी एनीमिया, हमने कहा कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को एनीमिया बोल रहे हैं, इसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं? अच्छा, इनमें ना आपकी सबसे पहले जो आ जाती हैं वो आपकी तीन टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, जिनमें जो अगर हम हाँ जी, सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका ब्लड लॉस एनीमिया। जो दूसरा आपका आ जाता है इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज।
ये ना हम पहले इस जो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है इससे हम देख लेते हैं। तो एनीमिया में सबसे पहले ब्लड लॉस एनीमिया आ जाता है, जिसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। एक एक्यूट जो ब्लड लॉस होगा उसमें क्या होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी होगी। क्रोनिक में क्या होगा, कोई लॉन्ग टर्म जैसे डिजीज कंडीशन है, जैसे अल्सर हो गया, किसी इंटेस्टाइनल अल्सर्स हो गया, कोई इंटरनल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो वो सब इसमें आ जाती हैं, जिससे आपका ब्लड लॉस क्रॉनिकली होता रहता है। सेकंड में आपका आ जाता है इम्पेयर्ड प्रोडक्शन, जिसे हम हाइपोप्रोलिफरेटिव भी बोलते हैं, यानी कि आपकी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही। तो जो जो चीजें आरबीसीज की या हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होती है, प्रोडक्शन इम्पेयर्ड हो जाती है, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें आपके आयरन डेफिशिएंसी आ जाता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है। उसके अलावा क्रोनिक डिजीज एनीमिया आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। उसके अलावा आपका ए प्लास्टिक एनीमिया या कंजेनिटल एनीमिया भी आ जाता है। देन जो थर्ड इसकी एनीमिया की टाइप है वो होती है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन से, जिसे हम बोलते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी आरबीसीज की किलिंग हो रही है। अब इसमें कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, कुछ आपके इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। अच्छा, एक्सट्रिंसिक टू आरबीसी सेल्स में अगर हम देखें तो कोई फिजिकल केमिकल एजेंट हो सकता है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज या आइजो इम्यून इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी जो आरबीसीज हैं उनको क्या हो वो किया जा रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इंट्रिंसिक की बात करें तो आपका कोई मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है, कोई एंजाइम डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है आरबीसीज का वो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब हम ना इन्हें फर्दर वन बाय वन जो आपके यहाँ पर लिखे हैं उन्हें एक बार रीड कर लेते हैं। जैसे ब्लड लॉस में एक्यूट और क्रोनिक हमने डिस्कस कर लिया। एक्यूट में ट्रोमा सर्जरी आ रही है, क्रोनिक में आपके अल्सर्स आ रहे हैं, मेलिग्नेंसीज आ रही हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें हीमोलिटिक एनीमिया की आपको एग्जांपल दी हुई है। इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन की अगर देखें तो उसमें ए प्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड ब्लड सेल्स एप्लीजिया, एनीमिया ड्यू टू रीनल फेलियर, एनीमिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ये सब जो है ये किससे लिंक्ड है, ये आपकी प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स से रिलेटेड है। स्टेम सेल्स हमने पढ़ा था ना कि बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं मिड में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। और बेसिकली अगर स्टेम सेल्स में कोई जेनेटिकली इशू है, ठीक है, वो आरबीसीज बना रहे नहीं है, तो उसे हम बोल देते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया, यानी कि बोन मैरो डिफेक्ट है। फिर सेकंड में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर किडनी फेलियर हो गया तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो भी आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, कुछ हार्मोन्स भी हैं जो कि आपकी आरबीसीज के प्रोडक्शन को से लिंक्ड है, उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं, तो अगर वो उनकी डिस्टर्बेंस हो जाती है देन भी आपकी क्या होती है, स्टेम सेल्स की डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन रुक जाती है। सेकेंड में अगर हम देखें तो सेकेंड है डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। इसमें भी आपका क्या है, डीएनए सिंथेसिस से लिंक्ड है, और डीएनए सिंथेसिस कौन इम्पेयर्ड करता है, अगर आपके पास विटामिन B12 फोलिक एसिड नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी इन सेल्स की, और आपके पास जो एनीमिया हो जाता है इससे, उसे हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद आ जाती है डिफेक्टिव HB सिंथेसिस, यानी कि आपके पास अगर प्रोटीन नहीं है या आपके पास आयरन नहीं है, दोनों की डेफिशिएंसी लीड करती है आपकी HB सिंथेसिस की डेफिशिएंसी को, ठीक है। तो एक में आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है और थैलेसीमिया भी हो सकता है। अब एबनॉर्मल जो फॉर्म हो जाती है जब हीमोग्लोबिन की, यानी कि शेप ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज होगी, जिस तरह आपकी सिकल सेल एनीमिया में होता है, तो भी आपकी क्या होती है, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर हम पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है आपका ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया जैसे अभी हमने देखा था कि ये बोन मैरो डिफेक्ट है। बोन मैरो डिफेक्ट होगा तो आपके जितने ब्लड सेल्स हैं उन सबकी प्रोडक्शन नहीं होगी, यानी कि आरबीसीज की भी नहीं हो रही, डब्ल्यूबीसीज की भी नहीं हो रही, प्लेटलेट्स की भी नहीं हो रही।
इस केस में ये क्योंकि कंजेनिटल होता है, बाय बर्थ ये इशू आता है, ठीक है। समटाइम्स ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया जिसे हम बोलते हैं। उस केस में क्या होता है, किसी भी केमिकल की वजह से, रेस की वजह से या एटॉमिक एनर्जी की वजह से ना आपकी बोन मैरो में डिफेक्ट आ जाता है और वो काम करना बंद कर देती है। इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, इन दोनों केसेस में हम ज्यादातर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ ही मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे आपकी रेडिएशन है, केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं, मिसलेनियस और भी चीजें हो सकती है। केमिकल्स में आपके बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, ड्रग्स में आपके क्लोरम फेनिकोल्स है, सल्फोनामाइड्स है, फिनाइल ब्यूटाजोन है, क्लोरफेनेरामीन है। ये जितने भी आपकी केमिकल ड्रग्स हैं, ये सब क्या करती हैं, आपकी डीएनए म्यूटेशन करवा रही हैं और आपकी जो बोन मैरो है उसमें डिफेक्ट कॉज कर रही है। उसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी है, ट्यूबरकुलोसिस है, लो सोशियो इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्टेटस, ये भी समवट इस चीज़ को इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको प्रॉपर एक तरह से डाइट नहीं मिल रही, आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, और वो लीड किसे करता है, वो जेनेटिक म्यूटेशन को लीड करता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखें तो इसमें मतलब देखें, जो हमने स्टार्ट में सिम्टम्स पढ़े थे वो तो सब में कॉमनली आएंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं जो टाइप ऑफ एनीमिया पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका आरबीसीज काउंट डिक्रीज कर जाएगा, आपकी स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन के स्किन के ऊपर स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है, गम्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एपिटेक्सिस होती है जिसे हम कहते हैं नोज ब्लीडिंग, ठीक है। उसके अलावा आपका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, ब्लड स्टॉप नहीं करता, फीवर होना शुरू हो जाता है, अल्सरेशन शुरू हो जाती हैं, एज वेल एज आपकी जो ओरल कैविटी है और जो थ्रॉट वगैरह उसमें भी अल्सर्स हो जाते हैं। और ये आपकी बेसिकली आरबीसी वो डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं। अब ट्रीटमेंट इसमें यही है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक रेगुलरली आपको आरबीसीज ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। तो ये फर्स्ट था आपका क्या, जो कि था ये प्लास्टिक एनीमिया। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली ये आरबीसीज का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। समझ लें ऐसे कि इतना बड़ा साइज हो गया कि उनकी ब्रस्टिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये इनका साइज बढ़ता क्यों है, ये दो रीजंस की वजह से बढ़ता है, या तो विटामिन B12 की कमी से या फिर फोलिक एसिड की कमी से। दोनों केसेस में आपको प्रॉपर डीएनए सिंथेसिस नहीं होती, प्रॉपर आपका सेल नहीं बनता, सेल नहीं बनेगा तो उसका अल्टीमेटली क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है और उसकी ब्रस्टिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि विटामिन B12 किस चीज की वजह से विटामिन B12 की कमी हो सकती है। सबसे पहले रीजन तो ये है कि आप डाइट नहीं ले रहे, उसमें ऐसे डाइट नहीं है जिसमें विटामिन B12 प्रेजेंट हो। सेकंड ये रीजन हो सकता है कि आपकी इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन है, यानी कि एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही है। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होनी है, एब्जॉर्प्शन होनी है आपकी इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन में कोई मसला है, इंटेस्टाइन में कोई स्प्रूज है या कोई अल्सर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं दे रहे। थर्ड रीजन ये हो सकती है कि जो हमने इंट्रिंसिक फैक्टर पढ़ा था जो कि स्टमक रिलीज कर रहा था और इंटेस्टाइन में आता है और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई। तो अल्टीमेटली आपकी किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जो बेसिकली आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से जो आपको एनीमिया होता है उसे हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। सेकंड पे आपका गैस्ट्रेक्टमी हो सकती है कि पर्निशियस एनीमिया की अब क्या, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया, उसकी क्या क्या रीजन हो सकती हैं। उसका कंजेनिटल इशू हो सकते हैं, यानी कि बाय बर्थ ही पर्निशियस वो इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा ही नहीं है। सेकंड रीजन हो सकता है गैस्ट्रेक्टमी, यानी कि स्टमक रिमूव कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ टर्मिनल इलियम डिसऑर्डर्स होती हैं जिनमें आपका स्प्रूज आ जाते हैं, नॉन टॉपिकल स्प्रूज आ जाते हैं, रीजनल स्प्रूज आ जाते हैं, न्यूप्लाज्म आ जाता है, ग्रैन्युलोमेटस डिसऑर्डर्स आ जाती हैं। ये सब भी आपकी जो है मेल एब्जॉर्प्शन में
रोल प्ले करती हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर कंपटीशन फॉर विटामिन बी 12 की बात करें कि अब ऐसा हो रहा है कि विटामिन बी 12 को इंटेस्टाइन की जगह कोई और चीज एब्जॉर्ब करिए, तो इसमें आ सकते हैं आपके जो फिश के अंदर टेपवर्म प्रेजेंट होते हैं, वो अगर आपकी बॉडी में आ गए तो वो फर्दर क्या करेंगे, वो फिर विटामिन बी 12 को आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे और आपके लिए विटामिन बी 12 नहीं बचेगी। सेकंड पे आपके बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम आ जाती है, उसमें बैक्टीरिया बेसिकली विटामिन बी 12 को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उसके अलावा ये जितने भी रीजंस हैं ये सब लीड किसे करते हैं, इसकी डेफिशिएंसी को लीड करते हैं। फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, वो भी सेम उसी तरह है कि आपका बैलेंस डाइट नहीं है, एक्सेसिव कुकिंग कर दी, ठीक है। अल्कोहलिक्स में, टीनेजर्स में, इन्फेंट्स में, ओल्ड एज में, इन सब में ज्यादातर जो है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहती है। मेल अब्जॉर्प्शन हो रही है, कोई भी स्क्रूज है, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन डैमेज है, ठीक है। इंटेस्टाइन में अगर डैमेज होगी तो आपकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी। एज वेल एज कुछ ड्रग्स हैं जो आपकी फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन को क्या करें, इफेक्ट करें, जिनमें आपके बार्बिटूरेट्स, एथेनॉल, डाइफेनाइहाइड्रोटोन आ जाता है। उसके अलावा आपका आ जाता है इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स, जैसे आपकी प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, इन्फेंसीज है, मेलिग्नेंसीज है और हिमेटोपोइसिस है। इन सब के केस में क्या है, आपकी फोलिक एसिड की डिमांड बढ़ जाती है। तो फोलिक एसिड की डिमांड बढ़ जाती है तो भी आप अगर प्रॉपरली नहीं ले रही, आपकी प्रॉपर फोलिक एसिड की सप्लाई नहीं है, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली फिर आपकी आरबीसीज की प्रोडक्शन इफेक्टेड हो जाएगी। अदर कॉजेज में आपके लिखे हुए हैं कि कुछ ड्रग्स का नेम है जिसमें मरकैप्टोप्यूरिन है, फ्लोरोयूरेसिल्स है, साइटोसाइंस है, ये सब भी क्या करती हैं, ये मेटाबॉलिज्म, डीएनए मेटाबॉलिज्म को इम्पेयर्ड करती है, ठीक है। अल्टीमेटली आपकी क्या हो जाती है, आपकी ये मेगालोब्लास्टिक आपको एनीमिया हो जाते हैं। पर्नीशियस एनीमिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर वो नहीं रिलीज हो रहा तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, अल्टीमेटली फिर आपका विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और आपको एनीमिया हो जाएगा। कॉजेज इसके भी सेम है। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें तो इसमें आपको वीकनेस हो रही है, डिस्निया हो रहा है, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं, सिंकोप हो रहा है, सिंकोप कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप फेंट हो रहे हैं, आप पेल हो जाते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर पेल हो जाता है। उसके अलावा आपकी जो टंग है उसकी जो अपीयरेंस है वो खराब हो जाती है, उसमें एट्रोफी आ जाती है, एज वेल एज उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, और स्प्लीन भी जो है उसका भी साइज थोड़ा बढ़ जाता है और वो आपको पेल्पिटेबल होती है, यानी कि आप उसे फील कर सकते हैं इस केस में। तो इसकी डेफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, इसकी डेफिशिएंसी में अगर ट्रीटमेंट देखें तो हम, अगर तो ये कंजेनिटल है तो थ्रू आउट द लाइफ फिर आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं विटामिन बी 12 के। तो उसमें आपकी आ जाती है हाइड्रोक्सीकोबोलामिन के फॉर्म में हम इंजेक्शन लगवाते हैं 1000 माइक्रोग्राम का, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी जो आफ्टर सम वीक्स जो आपकी डोज आ जाती है वो आपकी आ जाती है 1000 माइक्रोग्राम तक। वैसे जो स्टार्टिंग डोज है वो 4000 to 6000 माइक्रोग्राम आपकी लगाई जाती है। देन आपका आ जाता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, ये भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज कर रहा है। इसमें भी आपका सेल साइज बढ़ जाता है। क्लिनिकल फीचर इसमें भी देखें तो आपका कुछ पेशेंट्स में ये एसिम्टोमेटिक रहता है, कुछ पेशेंट में जो है सिवियर इसके सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब जो बेसिक जो सिम्टम्स है वो तो सेम रहेंगे, वीकनेस, वेट लॉस, फटीग वगैरह। कुछ इसमें जो है स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिनमें आपका आ जाता है सोर टंग, ठीक है। आपकी टंग के ऊपर बहुत सारे अल्सर्स वगैरह बन सकते हैं। उसके अलावा आपका कीलियोसिस हो सकता है जिसमें आपका क्या हो जाता है, लिप्स के ऊपर फिशर्स और स्केलिंग हो जाती है उसके कॉर्नर्स पे, ठीक है। लेकिन इसके केस में ना आपकी जो है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं होती एज कंपैरिजन विद दी विटामिन बी 12, उसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके ट्रीटमेंट में आप 5 mg फोलिक एसिड डेली बेसिस पे देते हैं, ठीक है। और
और जब भी आप फोलिक एसिड दें तो उसके साथ साथ ना आपको विटामिन B12 भी देना चाहिए, सो दैट जो आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो अपीयर नाउ। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी इन एनीमिया, जिसे हम माइक्रोसिटिक एनीमिया भी बोलते हैं। इसमें जो सेल साइज है वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है। ये क्यों होता है? ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मेन रीजन वही दो हो सकते हैं, या तो मेल एब्जॉर्प्शन है, या डाइट में आपका इनटेक प्रॉपर नहीं है, या फिर इंक्रीज डिमांड हो गई। इंक्रीज डिमांड किन कंडीशन में हो सकते हैं? इन्फेंसीज में, लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में, और एक्सेस मेंस्ट्रुअल फ्लो के केस में। अब मेल एब्जॉर्प्शन आपकी क्यों हो सकती है? आपकी गैस्ट्रेक्टमी हो सकती है, एक और हाइड्रिया हो सकता है, स्टीटोरिया हो सकता है, सीलिएक डिजीज हो सकती है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। ये जितने भी डिजीज हैं ये आपकी सारी इंटेस्टाइनल डिजीज हैं, जिनमें आपका सम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन डैमेज हो जाता है। उसके अलावा एक्यूट या क्रोनिक ब्लड लॉस, जिसमें आपके पेप्टिक अल्सर्स वगैरह आ जाते हैं, इंजरीज आ जाती हैं। उसके बाद आपका कोलोन कार्सिनोमा आ जाता है, हेमरॉइड्स आ सकते हैं, हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन आ सकता है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ सकती हैं। तो ये सब क्या लीड करती हैं? ये सब लीड करती हैं आपको आयरन डेफिशिएंसी की तरफ। अब इसमें जो स्पेसिफिक सिम्टम्स अगर हम देख लें तो वो कौन से अपीयर होंगे? आपके जो नेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, और हेयर्स भी कि ऐसे हो जाते हैं ब्रिटल के वो टूटने लग जाएं। उसके अलावा कॉलियोनिकिएसिस हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं स्पून शेप नेल्स, यानी कि जो आपके नेल्स हैं उन वो मिड से ना डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि इस पर्सन की बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो चुकी है। उसके अलावा एट्रोफी ऑफ टंग होगी, ग्लोसाइटस। अब ये जो एट्रोफी है इसकी वजह से क्या होगा? आपकी टंग में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, यानी कि आपके जो माउथ के एंड्स होते हैं इधर अल्सरेशंस हो सकती हैं, डैमेज हो सकता है। उसके अलावा डिस्पेजिया लिखा हुआ है। डिस्पेजिया में यही होता है कि आपकी बेसिकली स्वॉलोइंग में, आपको इनगल्फिंग में प्रॉब्लम आती है, आपको पेन होती है। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग को बेसिकली डिस्फेगिया बोलते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट हम आयरन देते हैं। अब अगर आपकी लेस डेफिशिएंसी है तो ओरल देंगे, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेफिशिएंसी है तो हम आईवी के थ्रू भी आयरन देते हैं। आईवी के थ्रू आपका आयरन जो है आयरन सुक्रोज की फॉर्म में या आयरन कार्बोक्सिमाल्टोज की फॉर्म में दिया जाता है। आईएम की बात करें तो आयरन डेक्सट्रिन की फॉर्म में दिया जाता है 50 to 250 mg डेली। और अगर टैबलेट की फॉर्म में देखें तो फिर सल्फेट की फॉर्म में दिया जाता है 600 mg डेली। उसके अलावा आपका फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ भी लीड कर सकता है अगर आपका हीमोग्लोबिन लेस देन 5 मिलीग्राम है। देन सॉरी, आयरन अगर उसमें 5 मिलीग्राम से कम है तो देन आपके पास आ जाता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या हो रहा है? हीमोलाइटिक नेम से इंडिकेट है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी जब भी होगी, लिंक्ड होगी, तो उस एनीमिया को हम कहेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें किसी भी रीजन की वजह से कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है? आरबीसी ब्रस्ट कर जाते हैं। सबसे पहली रीजन होती है कि इनकी शेप चेंज हो जाए। ठीक है। नॉर्मल इनका बाइकॉनकेव शेप होती है, अगर उससे स्फेरिकल हो गया, ओवल हो गया या सिकल शेप हो गया तो अल्टीमेटली वो ब्रस्ट कर जाता है। और ब्रस्ट जैसे ही वो करेगा तो आपकी बॉडी में फिर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ रीजंस हैं जिनमें आपका इनहेरिटेड है और एक्वायर्ड है। इनहेरिटेड जो है उसमें सेलुलर कुछ लिखे हुए हैं, जिसमें आपका सेफरोसाइटोसिस है, एलिप्टोसाइटोसिस है, कैंथोसाइटोसिस है, एंजाइम डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, और पोर्फायरियाज हैं, पेरोक्सिमल नक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया है। अब इन सब की वजह से अल्टीमेटली आपका क्या होता है? ये जो सेल शेप है वो चेंज हो जाता है। ये जो सेफ्रोसाइटोसिस है, लिप्टोसाइटोसिस, ये जितनी भी लिखी हुई है ये आपकी क्या है? ये आपकी कंजेनिटल डिजीज है। ठीक है। इनमें क्या हो रहा है? इनकी आपकी जीन म्यूटेशंस की वजह से आपकी ये आरबीसीज का शेप चेंज हो जाता है। सेफ्रोसाइटोसिस में वो क्या हो जाएगा? स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। लिप्टोसाइटोसिस में वो एलिप्टिकल शेप का हो जाता है। एकेंथोसाइटोसिस में वो ना जैसे थ्रोनी अपीयरेंस हो जाती है, उसकी साइड्स पे जैसे थॉर्न्स होते हैं वैसे वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। एंजाइम डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है? उसका प्रॉपर
जो है डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली उसका क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रही है और उसमें ब्रस्टिंग हो रही है। उसके अलावा आपकी जो सिकल सेल है उसमें भी शेप चेंज हो रही होती है। पोर्फायरियाज में बेसिकली जो आपकी हीमोग्लोबिन की जो रिंग्स होती है ना, ये जो ग्लोब्यूलिन रिंग्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके अलावा आपका है प्रोक्सिमल नक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जब आपका डिफरेंट जो आपके कंपाउंड्स हैं उनका लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अल्टीमेटली उनकी ब्रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारे आपके सेलुलर इनहेरिटेड क्या है, इनहेरिटेड जो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, ये वो है। अब उसके बाद एक्वायर्ड या एक्सट्रिंसिक क्या रीजन हो सकती हैं, उसमें आपकी आ जाती है माइक्रो एंजियोपैथीज, यानी कि आपकी जो है जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनसे जब आपके आरबीसीज पास कर रहे हैं तो वहां पर उनकी ब्रस्टिंग शुरू होगी। वेस्कुलर प्रोस्थेसिस, इसका मतलब प्रोस्थेसिस बेसिकली कहते हैं कि आपकी एक पार्ट को रिमूव करके दूसरी जगह पर इम्प्लांट करना। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपका कोई इस तरह का प्रोसीजर होता है तो उसमें भी आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है। उसके अलावा अगर हम बर्न्स देखें उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मलेरिया, मलेरिया जो होता है पैरासाइट, वो ग्रो ही आरबीसीज के अंदर करता है। मार्चिंग ऑटो इम्यून ड्रग्स, ठीक है, कोई ऑटो इम्यून ड्रग्स हैं या डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून मार्चिंग सेल्स जो हैं बेसिकली आपके डब्ल्यूबीसीज हैं, उन्होंने आरबीसीज को ही क्या कंसिडर कर लिया, उन्होंने आरबीसीज को ही फौरन कंसिडर कर लिया और उनके अगेंस्ट क्या उनकी किलिंग स्टार्ट कर दी, तो भी आपकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं जो आरबीसीज को क्या करती हैं, ब्रस्ट करवा देती हैं। उसके अलावा हाइपरस्प्लीनिज्म, स्प्लीन ने ज़्यादा स्क्विंट्रेशंस वगैरह स्टार्ट कर ली तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अल्टीमेटली आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर आपने प्रॉपर ट्रांसफ्यूज नहीं किया ब्लड और उसमें कोई रिएक्शन हो गया तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली आपकी जो आरबीसीज है उनकी ब्रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, एग्लोमेरेशन का प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, अब ये जो कॉजेज हैं यहाँ पे भी कुछ लिखे हैं जिसमें हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस लिखा हुआ है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया लिखा हुआ है। ये सारी आपकी जो है ब्लड डिसऑर्डर्स ही हैं जो कंजेनिटल है। एक्स्ट्रा कर्पस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस लिखा हुआ है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस जो है ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें जो बेसिकली ना ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी से लिंक्ड है। इसमें यही होता है कि मदर का जो होता है ब्लड ग्रुप होता है नेगेटिव और बेबी का होता है पॉजिटिव। उस केस में फिर मदर की जो बॉडी से एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो जाती हैं फीटस में और उसकी क्या कर देती हैं, उसकी आरबीसीज कुछ की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती हैं और अल्टीमेटली फीटल डेथ हो जाती है। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, ये ऑटो इम्यून है यानी कि आपके अपने डिफेंस सेल्स ही उनकी किलिंग करवा रहे हैं। एक्वायर्ड में अब हम मलेरिया वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। G6PD डेफिशिएंसी, ये एक एंजाइम है जो कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए में रिस्पॉन्सिव रोल प्ले करता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो अल्टीमेटली आपकी आरबीसीज की ब्रस्टिंग हो जाती है। उसके अलावा आपका जो है ड्रग जो डैमेज करती है आरबीसीज को वो भी इससे लिंक्ड है और आपका हाइपरस्प्लेनिज्म भी इसको लीड करता है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस। हेरिडिटरी सेफ्रोसाइटोसिस यानी कि आपका कोई जेनेटिक इशू है जिसकी वजह से आपका सेल शेप क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है या वो कैसे होता है। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा डिसऑर्डर होता है, इनहेरिटेड है एक तो, और उसमें आपकी जो आरबीसीज के मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी जो होती है ना सोडियम को लेके वो बढ़ जाती है, तो सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आना शुरू कर देता है। ठीक है, सोडियम अंदर आएगा तो ऑब्वियसली आरबीसीज की जो बायोकनकेव शेप है वो बायोकनकेव नहीं रहती, वो जो होती है स्फेरिकल हो जाती है। ठीक है, अब वो जो सेल की प्रॉपर शेप नहीं रह रही, ठीक है, और वो एक लूज सा बैग बन गया है और अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाती है, रप्चरिंग हो जाती है। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लें स्वेल हो जाता है तो वो रप्चर कर जाता है। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें आपको एनीमिया बार बार होता रहता है या जॉन्डिस होता रहता है। ठीक है,
उसके अलावा गाल स्टोन हो सकते हैं, अल्सर्स लंग्स, अल्सर्स हो सकते हैं लेग्स वगैरह पे, ठीक है, ये कॉमन होते हैं इन पेशेंट्स में। और अगर हम ये बाकी सब चीज़ें तो वही है, एक ये इस टेबल में मेंशन है आपका कि आपकी जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये बहुत ज़्यादा 1 in 5,000 पीपल को 5,000 में से एक पर्सन को हो सकता है। लाइफ स्पैन इसमें आरबीसीज का कितना रह जाता है, इसमें 10 to 20 तक रह जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन 10 to 20 डेज। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, इसके ट्रीटमेंट में फोलिक एसिड देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और स्प्लीनेक्टमी भी की जाती है, यानी कि स्प्लीन का रिमूवल। देन आपका आ जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपके जो हीमोग्लोबिन है उनका शेप चेंज हो जाता है, वो सिकल शेप के हो जाते हैं, और अल्टीमेटली आपके जो ये आरबीसीज हैं इनकी भी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वैसे तो ये देखें आरबीसीज देखें बायोकनकेव शेप के होते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन करवाते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर वे में अरेंज हो सकते हैं, लेकिन सिकल सेल में आप देखें कि प्रॉपरली ना क्या होगी, बिल्कुल इसकी शेप चेंज हो चुकी है। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, आपकी हैंड एंड फीट पे स्वेलिंग हो सकती है, चेस्ट पेन होता है, फटीग रहती है, एक्सरसाइज से इंटॉलरेंस हो जाती है, आप पेलर कलर की हो जाते हो, एक्ट्रेस हो जाता है, स्प्लेनोमेगाली यानी कि आपकी स्प्लीन बढ़ जाती है, हेमाटोयूरिया ब्लड आना शुरू हो जाता है आपके यूरिन में, और बेसिकली अगर आपके सेल शेप ही चेंज है तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी आ जाती है, इन द सेंस कि आपके पास आरबीसीज जो हैं वही प्रॉपर नहीं है कि उन्हें प्लाज्मोडियम आके इफेक्ट करेगा। सेकंड में आप एक और वर्ड यहाँ पे था एक्ट्रेस, वो बेसिकली जॉन्डिस को ही बोलते हैं। डायग्नोसिस की बात करें हम तो इसमें आपकी सिकलिंग हो जाती है नॉर्मल ब्लास्ट की ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन। हीमोग्लोबिन आपका होता है लेस देन 8 ग्राम% हो जाता है। उसके अलावा आपके जो होते हैं HbC हीमोग्लोबिन जब हम विजुअलाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उनका भी प्रॉपर शेप चेंज हो जाता है। अब इसमें हम क्या देते हैं, इसमें फोलिक एसिड देते हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, ये सारी इसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।